हेलो स्टूडेंट, डे अकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो आज चर्चा करेंगे वो है हमारे पास में चैप्टर फर्स्ट, और मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक को हम रियल बोलते हैं। रियल मीन्स कि कोई भी चीज़ जो आपको रियल लगती है ना, हर चीज़ रियल। जैसे कि पेन, ये रियल में है ना, तो ये रियल है ना, तो वास्तविक मीन्स रियल होता है ना। अब संख्याएं क्या होती है? तो संख्याएं को हम अगर स्टार्ट करते हैं तो संख्याएं हमारे पास में सबसे पहले तो डिजिट आ जाते हैं, अंक आ जाते हैं, है ना। तो अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 होते हैं, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास में अंक हो गए। अंक के बाद में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 से स्टार्ट हो जाती है ना। उसके बाद में 1 से लेकर के इनफाइनाइट होती है। प्राकृत संख्या नेगेटिव नहीं होती है, मतलब माइनस में नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है ना। और 0 के आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट, है ना। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। और ये कहाँ तक होती है? ये 0 से ये भी इनफाइनाइट होती है। इसमें भी जो है नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, मतलब ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। अब आता है हमारे पास में जब पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि 0 से धनात्मक संख्याएं भी होती है और 0 से ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो 0 से धनात्मक संख्या और 0 से ऋणात्मक संख्या दोनों साइड जब होती है तो उसको हम बोल देते हैं पूर्णांक संख्या। अब नेक्स्ट संख्या आती है हमारे पास में पूर्णांक के बाद में भाज्य अभाज्य। तो भाज्य क्या होते हैं? जिसमें किसी नंबर से भाग चला जाए, है ना, किसी संख्या से किसी संख्या में भाग चला जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। जैसे कि 4 हमारे पास में भाज्य। क्यों है भाज्य? क्योंकि 4 में 2 से भाग जाता है। 2 भाज्य नहीं है ना, क्योंकि 1 को हम ना भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, तो 2 भाज्य नहीं है। 3 भी भाज्य नहीं है, क्योंकि 3 में किसी से डिवाइड नहीं जाता है ना, लेकिन 4 में जाता है डिवाइड 2 से, तो 4 भाज्य है। अब आती है बात अभाज्य की, तो 2 में किसी से डिवाइड जाता है क्या? 2 में किसी से भाग जाता है क्या? नहीं जाता। मीन्स कि 2 भी एक अभाज्य है, 3 भी एक अभाज्य है, 5 भी है, 7 भी है ना, 11 भी है। ऐसे हमारे पास में अभाज्य संख्या है। अब आता है सम विषम। तो सम कौन हो जाते हैं? जिसमें 2 से डिवाइड चला जाता है, 2 से भाग चला जाता है, वो सम हो गए। जिसमें 2 से भाग नहीं जाता वो सारे नंबर्स कौन हो गए? विषम हो गए। अब सम विषम भी हो गया। अब आता है हमारे पास में परिमेय, है ना। क्या आ जाता है? परिमेय। अब परिमेय क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में, जहां पर Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। मीन्स कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। करेक्ट? तो ये हमारे पास में परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके अपॉन में क्या आ गया? 0। तो ये हो गया हमारे पास में परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की, है ना। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या आपको दशमलव के रूप में और रूट में दिख जाए, करनी में दिख जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास में? जैसे कि देखिए, ये हमारे पास में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमको कोई नंबर इस टाइप से दिखाई देता है तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। परंतु यदि यहां पर रूट में 4 लिखा हो तो ये क्या है? परिमेय संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका जो मान होता है वो होता है 2, है ना। और ये क्या है? एक परिमेय संख्या। तो आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया वास्तविक संख्याओं का। और ये इन सभी नंबर्स को जब हम मिला लेते हैं, मीन्स कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और परिमेय, अपरिमेय, इन सभी को जब हम मिला लेते हैं तो जो संख्याएं बनती है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं उसको हम? वास्तविक संख्या। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लियर होता है कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया कि ये सब आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना रहेगा वास्तविक संख्याओं में, है ना। अब सबसे पहले क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमको? तो सबसे पहले पढ़ना है हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है ना। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि यूक्लिड, तो यूक्लिड कौन है? ये गणितज्ञ है। यूक्लिड कौन है? गणितज्ञ है। अब हमारे पास में आता है विभाजन। विभाजन मीन्स कि भाग देना होता है। प्रमेयिका, प्रमेयिका का अर्थ हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसको हम समझेंगे। यदि आपको, है ना, यदि आपको 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो, क्या? यदि आपको 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो तो इस स्थिति में, है ना, जब आपको
ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए हो तो इस स्थिति में आपके पास में Q और R वहां पर विद्यमान होता है। और वो किस टाइप से होता है? वो इस प्रकार से होता है जो यहां पर हम लिख रहे हैं, वो होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। ये फॉर्म होती है जहां पर कि जो R की वैल्यू जो रहेगी, है ना, जो R रहेगा, R की वैल्यू कभी भी जो है, R की वैल्यू कभी भी Q से जो है ना, Q से कभी भी बड़ी नहीं होगी, है ना, Q से कभी भी क्या नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी। और जीरो के क्या हो सकती है, जीरो, R की वैल्यू जीरो से बड़ी हो सकती है और जीरो के इक्वल हो सकती है ना? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, समझना होगा कि जो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, देखो यहाँ पर जो विभाजन, विकलित विभाजन प्रमेय का है वो क्या है कि A और B दो धनात्मक पूर्णांक दिए हो तो Q और R इस प्रकार से विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है ना। आपको ऐसे ही लिखना रहेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहते हैं तब Q और R इस प्रकार से विद्यमान होते हैं, और उसके बाद में ये लिखना रहेगा आपको, है ना। तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी, एल्गोरिदम। अच्छा, ये क्या होता है इसको हम समझेंगे ना चैप्टर में, आपको जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब एल्गोरिदम, तो यहाँ पे एक एल्गोरिदम वर्ड का इस्तेमाल किया है जिसको कि हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी बोल सकते थे, प्रमेय का भी बोल सकते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम जो है किसी भी चीज़ के लिए एल्गोरिदम, वैसे अगर देखा जाए तो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग टाइप से यूज़ होता है। यहाँ पर हम जो गणित में हम जो बोलेंगे एल्गोरिदम, तो वो एल्गोरिदम क्या होगा, तो एल्गोरिदम जो है सुपरिभाषित चरणों का एक चरणों का एक क्रम होता है ना। सुपरिभाषित चरणों का एक क्रम होता है जिसको कि, है ना, विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो ये जो है हमारे पास में एल्गोरिदम, ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जिसका प्रयोग करके हम जो है अन्य प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं, है ना। तो ये समस्याओं को प्रॉब्लम करने में, सॉल्व करने में यूज होता है एल्गोरिदम। ये वर्ड का मीनिंग ये होता है कि ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसके द्वारा, जो चरणबद्ध होती है, जिसके द्वारा किसी अन्य समस्या को हम हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रमेयिका की, कि प्रमेयिका क्या होता है। तो प्रमेयिका स्वयं में सिद्ध एक कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है? स्वयं में सिद्ध एक कथन होता है जिस कथन के आधार पर आप दूसरे जो कथन रहेंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। मतलब ये पहले से ही सिद्ध रहेगा और इसके आधार पर किसी अन्य प्रमेय को आप या किसी अन्य क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये अर्थ निकलता है प्रमेयिका का। तो ये अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। अब आते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या भी आपको बताया था, है ना, जैसे कि 4 से स्टार्ट होती है भाज्य संख्या। तो कोई भी भाज्य संख्या हो, है ना, तो जो भाज्य संख्या का जो गुणनखंडन होगा, भाज्य संख्या का जो गुणनखंडन होगा वो गुणनखंडन एक अभाज्य संख्या के रूप में हो सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जो गुणनखंडन होगा वो अभाज्य संख्या के आने वाला जो क्रम होगा उसके बिना अद्वितीय होगा। मीन्स जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में 40 है ना, तो 40 को हम देखो 0 है तो हमको 2 से डिवाइड देना होगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे वापस से किससे देंगे हम, 2 से देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 को वापस से 2 से देंगे, 5 आ जाएगा, और 5 से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए ये जो सभी गुणनखंडन है ये अद्वितीय है ना, अपने आप में क्या है, अद्वितीय है। मतलब इस प्रकार का डबल से, मतलब हम 40 के हम और इसके अलावा, इसके अदर कोई दूसरे अभाज्य गुणनखंड हम नहीं निकाल सकते। ये बताती है हमको कौन, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब HCF कौन होता है, तो HCF जो दी गई दो संख्या होगी या 2 से ज्यादा संख्या होगी, है ना, दी गई 2 या उससे अधिक संख्या होगी, उसका जो उभयनिष्ठ होगा, है ना, उन संख्याओं का जो उभयनिष्ठ होगा वो छोटी घात वाला होगा, है ना। और वही संख्या हमारा कौन कहलाएगा, HCF कहलाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में ये हो गया, और एक जैसे कि हम ले लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 ले लिया, तो इसका हम निकाल के देखेंगे कि HCF क्या होगा। तो 2 से हम फाइंड करेंगे, 5 टाइम गया, और ये क्या हो गया 1 टाइम। तो इसका HCF कैसे फाइंड होगा, तो 40 के हम सबसे पहले लिख लेंगे गुणनखंडन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 10 के गुणनखंडन लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये एक छोटी घात का ये बना हमारे पास में, और एक ये छोटी घात बनी, है ना। तो ये हमारे पास में जो होगा 2 मल्टीप्लाई 5
मीन्स कि हमारे पास में कौन आ जाएगा, इसका HCF 10 आ जाएगा, है ना। अब हम बात करेंगे LCM की, है ना, LCM की। तो LCM क्या होता है, तो LCM जो होता है जितनी भी हमारे पास में जो संख्याएं दी गई होगी, है ना, उन संख्याओं की जो बड़ी घात रहेगी, है ना, सभी का जो गुणन होगा, बड़ी घातों का जो गुणन होगा वही हमारा LCM होगा। और LCM आपको फाइंड करना आता होगा, है ना, या हम इन नंबर्स का भी LCM फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब LCM फाइंड करना रहता है तो कैसे करना होता है, हमको इस टाइप से नहीं करना रहेगा ना। LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 40 और 10 दोनों को ही साथ में लिखते हैं, है ना। 2 से हमको क्या करना रहेगा, डिवाइड देना रहेगा। ये 20 टाइम्स जाएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम। अब 2 से जाएगा 20 में, बट 5 एज इट इज़ रहेगा। 2 से जाएगा, अब ये 5 टाइम जाएगा, बट यहाँ पर हमारे पास में 5 एज इट इज़ रहेगा। और 5 से जब हम मल्टीप्लाई देंगे तो दोनों ही प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। और जो LCM आएगा हमारे पास में 40 और 10 का जो LCM आएगा वो क्या आ जाएगा, यही हमारा गुणनखंडन होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स क्या हो गया हमारे पास में LCM में, देखो बड़ी घात होगा ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 पंचे क्या हो गया, ये 40। तो यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से LCM जो होता है बड़ी घात होता है गुणनखंडन का। अब आज जो गुणनखंडन की बड़ी घात निकल के आती है ना। अब इसके बाद में आती है हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट में होगी या जो पॉइंट में होगी, है ना, इस टाइप से जो संख्या होगी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या आपको कुछ नहीं है, इस चैप्टर में जो है अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना होता है कि कोई संख्या अपरिमेय क्यों है ना। तो वो यहाँ पर हमको पढ़ना रहेगा। इसके बाद में आता है हमारे पास में शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, तो देखिए शांत दशमलव के ये दोनों ही एग्जाम्पल शांत दशमलव के है हमारे पास में। शांत दशमलव को आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि 2 की पावर n और 5 की पावर m ये हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या। 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है। अब 2 की घात और 5 की घात दोनों ही ऋणात्मक नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, शून्योत्तर भी नहीं होगी, है ना। तो ये दोनों का आपको ध्यान रखना है ना, मतलब कि शून्य भी नहीं होगी और क्या नहीं होगी हमारे पास में, हाँ शून्य हो सकती है बट हमारे पास में ऋणोत्तर नहीं होगी। कहने का मतलब ये ऋण नहीं होगी, क्या नहीं होगी, ऋण नहीं होगी। शून्य हो सकती है बट ऋण नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है हमारे पास में शांत दशमलव को हम इस टाइप से पहचान लेंगे कि जिस भी संख्या के गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर m आता है, मीन्स कि वो सभी शांत है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 40 है, इसमें 2 आ रहा है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, है ना, और ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो ये हमारे पास में कैसे नंबर्स होंगे, दोनों ही शांत दशमलव होंगे। कैसे होंगे, शांत दशमलव, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है कि जो गुणनखंड निकालने के बाद में भी हम देख सकते हैं कि शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है ना। तो शांत दशमलव की पहचान क्या होगी कि उसके जो गुणनखंड निकलेंगे, है ना, उस संख्या के जो गुणनखंड निकलेंगे उसमें 2 और 5 शामिल होगा, है ना। 2 और 5 क्या होगा, शामिल होगा। अच्छा 2 और 5 शामिल नहीं है तो मीन्स कि 2 और 5 के अलावा कोई और है तो वो शांत नहीं होगा। अच्छा अकेला 2 शामिल है तो भी शांत होगा। अच्छा अगर अकेला 5 है तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों है तब भी वो क्या होगा, शांत होगा। तो ये 3 कंडीशन है उसके शांत होने की, है ना। क्या क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि केवल 2 हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या है ना, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि केवल 5 हो सकता है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। 2 और 5 क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं उस अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड मीन्स कि ये, इसमें 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। 2 और 5 या अकेला 2 या अकेला 5, तब भी वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि शांत दशमलव कैसे पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव की। तो जैसा कि आपको यहाँ पे बताया है ना, ये 3 के अलावा यदि किसी के गुणनखंड में कोई और नंबर आता है तो अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। या इस टाइप से भी हम समझ सकते हैं कि हम 10 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड लगाएंगे, है ना। तो 10 को जब हम 3 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 3 3 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। और ये क्या आ गया 1। अब क्या डिवाइड जा रहा है कि नहीं, तो पॉइंट का 0 हो गया, 10 हो गया। 3 3 वापस से क्या हो गया, ये 9, है ना। ये वापस से क्या आ गया, 0। तो इस टाइप से ये प्रोसेस चलते रहेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं,
अशांत आवर्ती दशमलव, है ना। तो यहां पर इस टाइप से आपके पास में इस जो चैप्टर है ना, चैप्टर में इससे रिलेटेड वर्ड्स यूज होंगे और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे जिनको कि हमको सॉल्व करना होगा। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो आपको पूर्णांक पहले ही जब आपको संख्याएं बताई थी उसमें पूर्णांक आपको बताया था, है ना। पूर्णांक में अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे पूर्णांक भी देख लीजिए आप कि कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में 0, तो अब यहाँ पर हम इस साइड पर जो चलते हैं, मतलब जो राइट हैंड साइड होगा इस पर पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं हम, है ना। तो ये क्या हो जाता है 1 2 3 और ये -1 -2 -3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यही हमारे पास में पूर्णांक है। इसमें से धनात्मक पूर्णांक हम इनको कहते हैं, इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? धनात्मक पूर्णांक, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। इन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में ना, तो आपको ये याद रखना है। और बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर को जो है समझेंगे और आसानी से आप इसको चैप्टर को जो है सॉल्व कर सकते हैं। और आप आगे भी जो एग्जाम्पल है और चैप्टर्स जो चैप्टर को सॉल्व है वो आप देख सकते हो।